नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे निबंध साहित्य विकास क्रम भाग 4। निबंध साहित्य पर 3 वीडियो हम कर चुके हैं। उसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग के बारे में किया था। आज हम शुक्ल जी के बाद का जो समय है, यानी 1940 के बाद का जो समय है, उसके बारे में करेंगे, जिसे शुक्लोत्तर युग कहा गया है निबंध साहित्य में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुक्लोत्तर युग की अगर बात करें तो इसकी समय सीमा है 1940 से अब तक, और इसमें जो प्रमुख निबंधकार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा नाम ही लिए हैं निबंधकारों के, क्योंकि इस समय 400 प्लस यानी लगभग 400 निबंधकार इस काल में हुए हैं। सबके बारे में विस्तार से बताना इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके निबंध प्रसिद्ध है जो गेहूं और गुलाब है, वंदे वाणी विनायको। उसके बाद ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवाद से जुड़ी हुई हैं, और इनके जो निबंध है साहित्यिक सृजना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन। यशपाल, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात और राज्य की कथा इनके प्रमुख निबंध हैं। जैनेन्द्र भी इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनके निबंध है प्रस्तुत प्रश्न, मंथन, साहित्य और संस्कृति। इसके बाद बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिन्होंने इस समय के निबंध साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब ललित निबंध क्या होते हैं? जिन निबंधों में जो लेखक है वो अपनी बात को बेबाकी से रखता है, और लेकिन उसमें रसात्मकता होती है, केवल विचार नहीं होता, विचार के साथ रसात्मकता होती है, यानी उसे पढ़कर पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं विशेष रूप से ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो प्रमुख निबंध है अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व इनके प्रमुख निबंध हैं। हरिवंश राय बच्चन जाना पहचाना नाम है ये छायावाद का। इन्होंने भी निबंध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें नई पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। यहाँ नए पुराने झरोखे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें। इसके साथ साथ है रामधारी सिंह दिनकर के निबंध है अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और आधुनिकता बोध इनके प्रमुख निबंध हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जो प्रमुख निबंधकार हैं। कुछ और भी निबंधकार हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इन निबंधकारों में अगेय हैं, जिनके निबंध है त्रिशंकु, धार और किनारे, लिखी कागद कोरे। ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। यहाँ पर 3 निबंध मैंने डाले हैं, त्रिशंकु है, धार और किनारे हैं, और लिखी कागद कोरे। रामविलास शर्मा विशेष रूप से आलोचना के क्षेत्र में इनका प्रसिद्ध नाम है, लेकिन निबंध साहित्य में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसमें प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। डॉक्टर नैगेंद्र भी आलोचनात्मक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो निबंध है विचार और अनुभूति, आस्था के चरण, मुक्ति बोध भी इस काल के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इसके बाद है प्रभाकर माचवे की अगर बात करें तो इनके जो प्रमुख निबंध है खरगोश के सींग है, संतुलन है और बेरंग है। हरिशंकर प्रसाई के निबंधों की अगर देखें तो पगडंडियों का जमाना, कहत कबीर, विकलांग श्रद्धा का दौर, इन्होंने भी अपने निबंधों के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं पर व्यंग्य भी किया है और चिंतन भी किया है। धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो इनके प्रसिद्ध निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी। नामवर सिंह, बकलम खुद, वाद विवाद संवाद इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, शब्द और स्मृति इनके प्रसिद्ध निबंध है, जो निबंध साहित्य को एक समृद्ध करने में अपना योगदान देते हैं। कुबेरनाथ राय के जो प्रसिद्ध निबंध है उसमें प्रिया नीलकंठी है, रस आखेटक, आगम की नाव। तो ये प्रसिद्ध निबंधकार थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, और उनके 1, 2, 3 निबंध भी यहाँ डाले हैं ताकि आप इनको याद कर पाएं। वैसे इन निबंधकारों के और भी अनेक निबंध हैं। यहाँ पर जैसे मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको बताया है, ये केवल इनके निबंध संग्रह हैं, जिसमें अनेक निबंध संकलित हैं, यानी सभी संग्रहों में अलग अलग संख्या है निबंधों की जो संकलित किए गए हैं। तो इस तरह से
बहुत सी, ये एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में एक छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से आपके लिए इतना जानना ही बहुत है, क्योंकि इतने सारे निबंधकारों के और उनके निबंधों के नाम करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, और इनमें समझने वाला भी कुछ नहीं है, सब कुछ रट्टा मारने वाला है, यानी याद करना पड़ेगा आपको इस प्रश्न को तैयार करने के लिए। आइए अब जानते हैं इस युग के निबंधों की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में देखिए सबसे पहले क्या है, विषय विविधता। विषय विविधता हम प्रारंभ से देख रहे हैं, उसी प्रकार क्योंकि इस समय में जो समय है वो परिवर्तित हो रहा है, अनेक वाद साहित्य में शामिल हो रहे थे, कहीं पर प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, मार्क्सवाद है, तो उनका प्रभाव भी निबंधों पर पड़ रहा था, यानी विषय में विविधता है इस काल के निबंधों में। साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंधों की विशेष रूप से यहाँ पर रचना की गई है, क्योंकि हमने जो अभी नाम लिए जिसमें रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र है, ये सभी आलोचनात्मक लेखक हैं, तो इन्होंने ऐसे निबंधों की रचना की जो इस समय में साहित्यकार थे, जो कि आलोचनात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। सामान्य मानव के प्रति संवेदनशीलता, ये जो निबंध है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर अनेक वाद थे जिसका प्रभाव इस काल के निबंधों पर पड़ा, और इस समय में जो वाद आए, जो क्रांति आई, जो परिवर्तन आया, चाहे वो साहित्य में था चाहे समाज में, वो किसके लिए था, सामान्य मानव के लिए था। तो सामान्य मानव के प्रति विशेष संवेदनशीलता इन्होंने व्यक्त की है। सामाजिकता के भाव इसमें देखे जा सकते हैं, यानी जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक तत्व हैं, वो इन निबंधकारों ने संकलित करने का प्रयास किया है। इसके बाद है समसामयिक समस्याओं का चित्रण, यानी तत्कालीन समय में जो समस्याएं हैं, ये निबंधकार ना तो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ना ही भूतकाल की गाथा का गान कर रहे हैं, बल्कि तत्कालीन समाज में जो समस्याएं थी, तत्कालीन परिवेश में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का चित्रण इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से किया है। इसके बाद है मनोविश्लेषणात्मकता। देखिए ये इस युग की खास विशेषता है कि यहाँ पर केवल विचार नहीं बल्कि मन के भावों को भी अभिव्यक्त किया गया है। तो इनके बारे में हमने शुक्ल युग में भी जाना था, जैसे उन्होंने उत्साह है, प्रेम है, भय है, उसके बारे में वर्णन किया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो मानव मन की कुंठा है, पीड़ा है, घुटन है, जो अवसाद है, उसका चित्रण भी यहाँ पर अपने निबंधों के माध्यम से किया है, यानी मनोविश्लेषणात्मकता का गुण भी इन निबंधों में शामिल है। इसके साथ है नवीन शिल्प विधान, यानी रचना करने का तरीका। उसमें क्या होता है, रचना में भाषा कैसी है, तो इन्होंने अपनी भाषा को अपने भावों के अनुकूल बनाया है। पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए निबंधों की रचना नहीं की, बल्कि अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहीं पर भी अपने अनुसार ऐसा नहीं है कि अपना पांडित्य दिखाना चाहते हैं या फिर इसके साथ साथ रसात्मकता ही लाना चाहते हैं, बल्कि अपने भावों को इन्होंने प्रधानता दी। यानी ये शिल्प विधान कैसे थे, नए प्रतीक थे, नई योजना थी, लेखन में नई पद्धतियां और नए तरीकों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। उसके लिए चाहे इन्हें कितना भी उसमें लेखन में, साहित्य में बदलाव क्यों ना करना पड़े, सभी प्रकार के बदलावों को इन्होंने खुले मन से स्वीकार किया है। तो यहाँ मुख्यतः जो प्रतीक योजना है वो विशेष रूप से प्रभावी रही, क्योंकि जो प्रतीक पहले प्रयोग किए जा रहे थे, अब उन प्रतीकों का इन्होंने नकारना शुरू कर दिया था। तो इस तरह जो भाषा है, भाव है, प्रतीक है, उन सब में नए बदलाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस समय में नए शिल्प विधानों के माध्यम से निबंधों की रचना की जा रही थी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनेक विषयों को अपने निबंधों का आधार बनाकर इस युग के निबंधकारों ने मौलिक निबंधों की रचना की है, जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं। इसमें अलग अलग विषय रहे, चाहे वो सामाजिक निबंध है, साहित्यिक निबंध है, उन सब के बारे में हम यहाँ बात कर चुके हैं। और इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हमने लिया था, वो इस निबंध साहित्य के आधार स्तंभ के रूप में जाने जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो निबंध से जुड़ा हुआ हमारा ये अंतिम वीडियो है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस प्रश्न को बहुत सुंदर तरीके से तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।